हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, राही ने की सारी रस्में पूरी और वसुंधरा जलकर हुई राख। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। अच्छी शुरुआत के साथ दिखाया जाता है राही और प्रेम का रोमांस। जी हाँ दोस्तों, राही अपने बाल झाड़ रही होती है और प्रेम देखता है तो देखता ही रह जाता है। और राही अपने बालों का जो पानी है वो घूमकर प्रेम की चेहरे पर मारती है तो प्रेम अपनी आंखें बंद कर लेता है और राही को लगता है कि प्रेम नाराज हो गया, लेकिन प्रेम हंसने लगता है और राही के करीब आता है। और राही सोच रही होती है कि पता नहीं अभी ये क्या करेंगे, और दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं। तो इस तरह से एक रोमांटिक सीन यहाँ पर दिखाया जाता है और वो बहुत ही प्यारा होता है। और प्रेम अपनी राही को किस करता है, लेकिन राही को अचानक से याद आता है कि हमें श्रीनाथ जी की आरती भी करनी है और मुझे तैयार भी होना है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे कपड़े कहाँ हैं और किस तरह से मुझे तैयारी करनी है, और ऊपर से ये बाल बार बार मेरी आंखों पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि अच्छा एक काम करो, बाल मैं पकड़ता हूँ तुम्हारे और तुम तैयार हो जाओ, अपने कपड़े ढूंढो, आराम से, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और राही अपने कपड़े ढूंढने लग जाती है और देखती है तो क्या देखती है, देखती ही रह जाती है, क्योंकि अनुपमा ने राही के कपड़े इस तरह से सेट किए हैं कि ये पहले दिन की साड़ी, ये दूसरे दिन की साड़ी, ये तीसरे दिन की साड़ी। और ये देखकर राही इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये सब तो मम्मी ही कर सकती है। फिर सारी साड़ियों को उठा उठा कर देखती है तो देखती है कि एक हफ्ते की साड़ी, ज्वेलरी, मेकअप सब अनुपमा ने पैक कर रखा है। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि यस, अनुमम जैसी कोई माँ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर राही कहती है कि बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी कोई मम्मी नहीं हो सकती। तो प्रेम कहता है कि और इधर मैं हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए चिंता की बात ही नहीं है, उधर मम्मी है, इधर मैं हूँ और दोनों हम तेरे साथ हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो राही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राही कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है। तो फिर प्रेम कहता है कि अलग अलग क्यों तैयार होना है, हम दोनों एक साथ ही तैयार होते हैं ना। राही कहती है कि देख लो, कहता है कि देखना क्या है, तुम बोलो, एक साथ तैयार होंगे तो जल्दी भी होंगे और अच्छे से भी तैयार होंगे। राही तैयार होने के लिए हाँ कर देती है। प्रेम राही को अपनी बाहों में लेता है, उसके माथे को चूमता है और फिर राही कहती है कि चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हमें पूजा में भी तो जाना है। प्रेम कहता है कि चलो फटाफट तैयार होते हैं। बा किंजल से कहती, किंजल होली की तैयारी हो गई? तो किंजल कहती कि हाँ बा, सारे रंग, गुब्बारे, पिचकारी मैंने सारी इकट्ठा करके रख ली है खेलने के लिए। तो यहाँ पर बा कहती कि तेरा बचपना नहीं जाएगा, अरे श्याम को प्रसाद बांटना है ना होलिका दहन का, उसके लिए लड्डू बनवा, आजा मेरे साथ, इसका देखो बचपना नहीं जाएगा, अभी भी रंग कलर होली लेकर बैठी है। तो यहाँ पर किंजल कहती है कि बाब वो क्या किसी का जाता है, मुझे अच्छा लगता है होली खेलना। तभी अनुपमा आ जाती है और परी कहती है कि अनुमा आप यहाँ पर बैठिए। और बा पूछती है कि अनुपमा कैसा रहा तेरा जेल का सफ़र, और अनुपमा कहती कि ठीक था बा। तभी परी अपनी जगह बिठाती है अनुपमा को और अनुपमा कहती है क्या कर रही है, कहती है आप बैठिए तो सही, आप बैठिए मेरी जगह बैठिए। तो अनुपमा कहती है रुक जा, कहती नहीं नहीं रुकना नहीं, आप बैठिए। और परी पानी लेकर आती है, अनुपमा को पानी देती है और बा कहती है कि जेल का सफ़र चाहे अच्छा हो या बुरा हो, थकान तो हो ही जाती है। तब यहाँ पर परी कहती है कि अनुपमा बताइए ना जेल कैसी थी। तो अनुपमा नहीं बोलती, उससे पहले बा कहती है कि एक काम कर, तू किसी की ना जेब काट ले और जेब काट कर तुझे पता चल जाएगा कि जेल कैसी है, सीधा जेल जाएगी। और यहाँ पर किंजल कहती है कि अरे बा आप भी ना क्या बात करती हैं, सभी को हंसी आ जाती है। तो माही भी हंसती है। परी कहती है कि बा ये आप क्या बोल रही है जेब काट ले, अनुमा जाकर आई है ना, अनुमा बताएंगे कि जेल कैसी थी। तो अनुपमा सोचने लग जाती है और याद करती है उन पलों को जब वो कैदी बिखरा पड़ा था। तो अनुपमा बुरी तरह से डर जाती है और सोचती है कि ऐसे अगर लोग मिलेंगे तो जेल बुरी ही होगी। लेकिन अनुपमा अपने आप को शांत करती है। तो किंजल कहती क्या हुआ मम्मी, आप बोल क्यों नहीं रही? तो अनुपमा कहती है कि जेल पूछ रही है ना परी तू कैसी होती है। तो किंजल कहती है कि मम्मी वहाँ के लोग खतरनाक थे क्या? तो अनुपमा कहती है कि लोग
तो वही थे जैसे अपने जैसे होते हैं, लेकिन वहाँ की दुनिया अलग थी। और अनुपमा को फिर से वो दृश्य याद आता है जब उसको काबू कर रहे होते हैं और वो काबू में नहीं आता है। अनुपमा कहती है कि लोग तो सेम थे लेकिन दुनिया अलग थी। तो यहाँ पर बा कहती है कि जेल की दुनिया अलग ही होती है क्योंकि उसमें हर तरह के कैदी होते हैं। अनुपमा कहती है कि बा बिल्कुल सही कहा आपने, उस तरह के उसमें अलग तरह के कैदी होते हैं, सभी तरह के होते हैं, कुछ खूंखार भी होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कुछ का अपना नज़रिया बदल जाता है वहाँ पर सज़ा काटते काटते, और कुछ का नज़रिया वैसा का वैसा रहता है, और कुछ निर्दोष भी वहाँ पर चले जाते हैं। तो बा कहती है कि देखा जेल का यही हाल होता है, मैंने इसको मना किया था कि तू ये टेंडर मत ले, तो तू क्या करके ये टेंडर लेकर आई है या छोड़ कर आई है। तो अनुपमा कहती कि ले लिया बा कहती है कि ये तूने सही नहीं किया अनुपमा। अनुपमा कहती कि बा एक बात बताओ, पहले हम एक एक ऑर्डर के लिए तरसते थे और अब हम मना करेंगे तो गलत होगा ना। बा कहती है तो कैदियों का ऑर्डर लेना जरूरी है क्या, अरे दुनिया को नुकसान पहुंचाते तो उनका पेट भरेगी। तो अनुपमा कहती है कि बा सामने वाला चाहे कैसा ही हो, पेट भरने में कोई बुराई नहीं होती है, सबका पेट भरना चाहिए। और वो तो वहाँ पर सज़ा काट रहे हैं, खुले थोड़ी ना घूम रहे हैं जो कि मेरा खाना खाकर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बा कहती है कि ये तो ठीक है लेकिन वहाँ रोज रोज जाएगा कौन, तोसू को तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि वहाँ पर मैं जाऊंगी और कौन जाएगा। तो बा कहती है कि तुझसे हो पाएगा। तो अनुपमा कहती है करना पड़ेगा बा, करना पड़ेगा, अभी अभी बेटी की शादी की है, इतना खर्चा किया है तो करना पड़ेगा ना। बा अनुपमा से पूछती कि अनुपमा राही का कोई मैसेज आया क्या, कोई बात हुई क्या, वो लोग आ रहे हैं आज होलिका दहन पर। तो अनुपमा कहती है कि पता नहीं बा, सुबह से फ़ोन लेकर बैठी हूँ हाथ में, ना कोई कॉल है और ना ही भी तो कोई मैसेज आया है कि वो लोग बता ही दें कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बा कहती है कि बिजी होगी, चिंता मत कर, फ़ोन भी आ जाएगा और मैसेज भी आ जाएगा और हो सकता है वो लोग शाम को आ भी जाए। तो अनुपमा कहती है कि काश ऐसा ही हो बा, मैं अपनी बेटी से मिल पाऊंगी, बैठकर सारी बातें कर पाऊंगी। और यहाँ पर परी कहती है कि आएंगे अनुमा, ज़रूर आएंगे वो लोग। और किंजल भी कहती है कि हाँ मम्मी, आज तो उनको आना ही चाहिए, पग फेरे की रस्म तो अदा करनी ही है। इधर प्रेम और राही एक दूसरे को तैयार करते हैं और तैयार करते करते दोनों रोमांस भी करते हैं। प्रेम राही की साड़ी पहनने में मदद करता है तो राही प्रेम की शर्ट पैंट पहनने में मदद करती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं और प्रेम राही को सारी ज्वेलरी पहनने में भी मदद करता है, चूड़ियाँ भी पहनाता है, कान के भी पहनाता है और हार भी गले में पहनाता है। इस तरह से दोनों तैयार होते हैं और प्रेम राही को देखता रह जाता है तैयार होने के बाद और कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तभी राही सिंदूर की डिब्बिया उठाती है और कहती है कि जब तक मांग में सिंदूर न लगे तो श्रृंगार अधूरा रहता है। और प्रेम राही की मांग भर देता है और राही प्रेम को थैंक यू बोलती है और प्रेम राही को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ राही, तुम चिंता मत करना। और अनुपमा द्वारा दी हुई काजल की डब्बी से काजल निकाल कर प्रेम को टीका करती है और प्रेम फिर राही को टीका करता है और राही प्रेम की ओर अपनी नज़र उतारती है। इस तरह से दोनों तैयार होकर अपने आप को आईने में देखते हैं और कहते हैं कि लग रही है ना परफेक्ट जोड़ी। और राही कहती है कि प्रेम मैं मम्मी से बात कर लूँ, अरे कल शाम से बात नहीं की है। तो प्रेम कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, अपना फ़ोन उठाओ और लगा लो मम्मी को कॉल। राही फ़ोन लगाने लग जाती है लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है मीता की कि प्रेम राही आ जाओ, आरती का वक्त हो गया। और प्रेम कहता है कि आए काकी, प्रेम कहता है चलो, राही कहती कि हाँ हाँ चलो। और जब राही प्रेम के हाथों में हाथ डालकर अपना पैर आगे बढ़ाती है तो एकदम से रुक जाती है और उसको चिंता होने लगती है। तो प्रेम कहता है मैं समझ गया तुम डर रही हो, अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगा। और प्रेम राही को लेकर आ जाता है और दोनों हॉल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सभी लोग देखते रह जाते हैं। जैसे ही राही और प्रेम आते हैं तो मीता और अनिल कहते हैं कि दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो। और राही पहले पराग के पैर छूती है, फिर ख्याति के पैर छूती है और फिर अनिल और मीता के। और इस तरह से सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं राही को, कोई गले का हार दे रहा होता है तो कोई यहाँ पर पैसे दे रहा होता है राही को मुंह दिखाई के तौर पर। और राही बड़ी ही खुश है और परिवार वाले भी खुश हैं। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि सब कुछ इसी को मिलेगा क्या, मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या। तो फिर अनिल कहता है कि अरे सब कुछ तेरा ही तो है भाई, इसका है वो तेरा ही तो है। तभी बादशाह आता है और नोटों की गड्डी
राही के ऊपर से वारता है और सभी बादशाह के लिए हंसी करते हैं। और फिर राजा गुलदस्ता देता है फूलों का और कहता है कि भाभी ऑफिशियली आपका स्वागत है हमारे घर में। और इधर प्रार्थना और गौतम खड़े होते हैं तो राही एक तरफ एक बार तो रुक जाती है, लेकिन फिर बा के पास जाती है, बा के पैर छूती है तो बा कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और दोनों को गले लगाती है और फिर राही को काजल लगाती है और कहती है कि नज़र ना लगे हमारी राही बहू को किसी की। इस तरह से बा भी लाड करती है और राही मोटी बा से कहती है कि मोटी बा मुझे माफ़ कर दीजिए, कल रात को मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और मुंह दिखाई की रस्म रह गई, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। तो बा कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर थकान थी तकलीफ़ थी तो सो गई तो अच्छी बात की ना, कोई गलत बात नहीं हुई इसमें। और मुंह दिखाई की रस्म तो हम आज कर लेंगे, कल नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अभी तुम आरती पर फोकस करो, पहले आरती होगी सिद्धनाथ जी की, फिर मुंह दिखाई की रस्म और फिर अन्य रस्में होने के बाद होगी फिर पहली रसोई। और इस तरह से पराग भी अपने बेटे और बहू को देखकर बड़ा खुश होता है और ख्याति भी। और बा कहती है कि तुम दोनों कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो, हमारा तो मन कर रहा है कि तुम्हें देखते ही रहें। इस तरह से बा दोनों का लाड करती है, फिर कहती है कि ठीक है अभी जल्दी करके पहले आरती कर लेते हैं, फिर बाकी की रस्में करनी है। तो प्रेम कहता है कि चलो हम आरती कर लेते हैं। इस तरह से प्रेम राही को कहता है कि फिर पग फेरे के लिए भी जाना है। तो यहाँ पर बात देखती रह जाती है, फिर कहती है कि हाँ हाँ पग फेरे की रस्म भी तो करके आनी है। तभी बबली आता है और कहता है कि नमस्ते राही मैम, नमस्ते प्रेम सर। और फिर कहता है कि ये चिट्ठियाँ आई हैं कुछ, और अनिल कहता है कि लाओ लाओ मुझे दे दो, और अनिल को सारी चिट्ठियाँ देता है बबली। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि काका हमारी भी कोई चिट्ठी आई है क्या, देखना इसमें। और प्रेम के कहने पर काका देखने लग जाते हैं, लेकिन पीछे से बात सोचती है कि इनकी चिट्ठी आएगी कहाँ से। काका कहता है कि इसमें तुम्हारी तो कोई चिट्ठी नहीं है प्रेम, तुम्हारे नाम से राही के नाम से। और इधर बात सोचती है कि वो चिट्ठी तो हमने जला दी जिस चिट्ठी की तुम बात कर रहे हो। लेकिन अनिल कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई चिट्ठी आएगी, चिट्ठी और मेल मैं ही संभालता हूँ, मैं तुम दोनों को दे दूँगा। और इस तरह से बा कहती है बुलाने के लिए कि चलो चलो हमें आरती करनी है सिद्धनाथ जी की, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, चिट्ठी और पत्री की बात बाद में करेंगे। इस तरह से सभी लोग चले जाते हैं आरती के लिए। अनुपमा किचन में खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी पीछे से बापूजी आते हैं। जैसे ही अनुपमा बोलते हैं, अनुपमा एकदम से चौंक जाती है, डर जाती है। तो बाबूजी कहते हैं क्या हुआ बेटा, डर गई क्या। तो अनुपमा कहती कि हाँ बाबूजी, बाबूजी पता नहीं आज जेल से जब से आई हूँ तब से एक भयानक सी चीज़ मुझे फील हो रही है। वो भयानक आदमी जो मैंने जेल में देखा था, जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और जो ये भी चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। बाबूजी उस आदमी का चेहरा और उसकी हरकतें बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। तो अनुपमा याद करती है जेल की बातों को और फिर बताती है कि बाबूजी पता नहीं क्या है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, लाइफ में आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो हमारी लाइफ में क्यों आए थे और क्यों चले गए। तो यहाँ पर बाबूजी कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रिश्ता आया और लाइफ में चला गया। अरे रिश्तों का तो ऐसा होता है कि रिश्ते भगवान की देन होते हैं, चाहे वो अनजान आदमी से हों चाहे जानकार आदमी से हों। लेकिन हाँ एक बात है बेटा, रिश्ते जो होते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। अगर पिछले जन्म में हमें जो छूटे हुए रिश्ते हैं वो हमें इस जन्म में ज़रूर मिलते हैं और हमारे सामने ज़रूर आते हैं। हाँ जितना उनका हिसाब किताब बाकी होता है वो उतने ही दिन हमारे साथ रहते हैं, वो उतना ही हमारा साथ निभा पाते हैं, बाकी का हमारा साथ नहीं निभा पाते। इसलिए जो इंसान हमारी लाइफ में आता है वो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, इस जन्म के नहीं होते हैं बेटा। और फिर कहता है कि चल छोड़ इन बातों को, ये बता राही से तेरी बात हुई या नहीं हुई, वो आ रही है शाम को। तो अनुपमा कहती कि बाबूजी कहाँ हुई, सुबह से फ़ोन हाथ में लेकर घूम रही हूँ, बा भी पूछ रही थी कि बात हुई या नहीं हुई, लेकिन नहीं हुई बाबूजी। उस लड़की के पास अपनी माँ को करने के लिए एक मिनट की फुर्सत नहीं कि एक कॉल कर ले। तो बाबूजी कहते कोई बात नहीं बेटा, वो बिजी होगी। अरे तुझे पता है ना ससुराल में कितनी रस्में होती हैं, और फिर वहाँ पर उसकी सास है, तुझे पता ही है वो कितनी बड़े सींगों वाली है। तो
इसलिए वो फ़ोन नहीं कर पाई होगी। तो अनुपमा कहती है कि पता नहीं बाबूजी, सुबह से फ़ोन हाथ में है, सुबह से वेट कर रही हूँ कि एक कॉल आ जाए, एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, लेकिन उसने एक मैसेज तक मुझे ड्रॉप नहीं किया। पता नहीं कितनी लापरवाह लड़की है। बाबूजी कहते हैं वो लापरवाह नहीं है, वो बिज़ी है, तू उसे याद है, वो फ़ोन ज़रूर करेगी। सभी लोग आ जाते हैं आरती पूरी करके, और वसुंधरा की सहेलियां कहती हैं कि अरे वाह, आज तो हम बहुत ही अच्छे समय पर आए, हमें भी मौका मिला सिद्धनाथ जी की आरती में शामिल होने का। और फिर कहती हैं कि राही बहू ने आरती भी बहुत ही अच्छी गाई, बहुत ही अच्छा गाती है राही बहू। और यहाँ पर मीता कहती है कि हाँ हाँ, हमारी राही मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाती है और सारे काम बहुत अच्छे करती है। और फिर वो लोग राही से कहते हैं कि राही बेटा, तुम तो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ी होगी, कहाँ पर पढ़ी हो। फिर दूसरी औरत कहती कि अरे विदेश में पढ़ी होगी। और राही कोई जवाब नहीं देती है, वो लोग पूछते ही चले जाते हैं। तब राही कहती है कि जी नहीं, मेरे पापा नहीं हैं, क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या बिजनेस करते हैं। तब राही कहती कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, मेरी मम्मी काम करती है। तो यहाँ पर वो पूछती हैं औरतें कि मम्मी क्या काम करती है। तब राही बताती है कि मेरी मम्मी का कैटरिंग का बिजनेस है। और ये कहते ही औरतें ताने मारना शुरू कर देती हैं वसुंधरा के ऊपर। कहते हैं कि अच्छा, तो वसुंधरा ने इसीलिए हमें शादी में नहीं बुलाया कि कहीं पता न चल जाए। अरे वसुंधरा तो कहती थी कि हम ऐसे घर की बहू लाएंगे, वैसे घर की बहू लाएंगे, हमारी बहू बहुत पैसे वाली होगी, लेकिन ये क्या है, तो कैटरिंग का बिजनेस है इनका। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि इनकी मम्मी का काम है, अनु की रसोई चलाती हैं, और जिसमें मैं भी काम करता हूँ, मैं भी एम्प्लॉय हूँ। और गौतम इस बात के ऊपर हंसने लग जाता है, और सभी औरतें ताने मारने शुरू कर देती हैं वसुंधरा के ऊपर कि वसुंधरा जी, हमें नहीं पता था कि आप ऐसी लड़की ब्याह के लाएंगे। और इन्होंने भी फ़ायदा देखा, प्रेम को वहीं पर पसंद कर लिया। तो इस तरह से वसुंधरा कोई जवाब नहीं दे पाती है, नीची गर्दन कर लेती है, और राही भी कुछ नहीं बोल पाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेम कहता है कि आपका काम भी तो हमारे मिस्टर कोठारी के काम की वजह से ही चल रहा है ना, आपके पति को मिस्टर कोठारी ने ही सेट करके रखा है ना, फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। और रही बात राही के मम्मी पापा के पैसों की या फिर अमीर परिवार से होने की, तो राही में बहुत सारे गुण हैं, और मेरी मोटी बहन ने यहाँ पर पैसे नहीं देखे, राही के गुण देखे हैं। राही मल्टी टैलेंटेड है, बिजनेस अच्छा चला सकती है, घर अच्छा चला सकती है, मेरी मोटी बहन ने ये गुण देखे हैं। और आपका घर तो मिस्टर कोठारी के बिजनेस की वजह से ही चलता है ना। इस तरह से प्रेम बात को संभालने की कोशिश करता है, और उन औरतों की बोलती बंद कर देता है। यहाँ पर सभी चुपचाप बैठ जाती हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। और यहाँ पर अनिल को गर्व होता है प्रेम के ऊपर, और मुस्कुराता हुआ बा के पास आता है और कहता है कि बा देखो, हमारे प्रेम ने कितना अच्छे से संभाल लिया ना। तब बा कहती है कि प्रेम ने तो संभाल लिया, लेकिन राही की वजह से तो हमारी बेइज्जती हो गई ना। हम नहीं चाहते थे कि राही इस घर की बहू बने, लेकिन हमारी मजबूरी थी। प्रेम के जवाब देने पर महिलाएं आई हुई होती हैं, वो बात बदल देती हैं और कहती हैं कि अच्छा अच्छा, चलो चलो फिर अब रस्में शुरू करो। अनिल कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही, अभी रस्में स्टार्ट कर देते हैं। और राही देखती है कि राही के आगे बहुत सारी थालियां लाकर रखी जाती है। इधर बादशाह राधा के साथ फ़ोन पर होता है और कहता है कि अभी मैं रखता हूँ, यहाँ पर गेम शुरू होने वाले हैं। तो राधा कहती है कि रुक ना बादशाह। और इधर राही सोच रही होती कि मैं ये रस्में कैसे करूँगी। और बादशाह कहता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि हमें भी देखना है, हम वीडियो कॉल को म्यूट कर देंगे और हम भी ये रस्में देखेंगे। तो बादशाह कहता है कि ठीक है, मैं फ़ोन एक साइड रख देता हूँ। इस तरह से वो लोग भी वीडियो कॉल पर जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर मोटिबा कहती है कि ठीक है, तो फिर रस्में शुरू की जाए। और मोटिबा कहती है कि राही बहू, आपके सामने ये थालियाँ रखी हैं ना, इन थालियों को गिनना है। तो राही सोचती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है कि इनको ऐसे नहीं गिनना है जैसे तुम सोच रही हो, इनको तुम्हें एक एक करके अलग करके फिर रखना है, और बिना आवाज़ के, और वो भी एक हाथ से। ऐसा सुनते ही राही चौंक जाती है और कहती है कि थाल थोड़े से भारी हैं, ध्यान से उठाना, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आवाज़ नहीं होना अच्छा माना जाता है, उससे ये माना जाता है कि बहू जो है बिना
खुद के यानी बिना लड़ाई झगड़े के इस परिवार को संभाल लेगी। यानी अगर बर्तनों से आवाज़ आती है तो लड़ाई झगड़ा होता है, और नहीं आती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मीता और ख्याति कहती हैं कि राही थोड़ा संभाल कर, क्योंकि थाल बहुत भारी है और एक ही हाथ से करना है। तो बादशाह कहता है कि कैसे कर पाएगी भाभी। मीता कहती है कि थोड़ा सा ध्यान से। तभी अनिल कहता है कि अरे मीता ने तो थाली ही गिरा दी थी, और मीता गुस्सा हो जाती है। तभी मोटी बा कहती है कि ये खाली रस्में नहीं हैं, इससे बहू का पता चलता है कि बहू परिवार को कैसे संभालेगी, बिना लड़ाई झगड़े के परिवार में कैसे घुल मिलकर रहेगी। इस रस्म से ये पता चलता है, इसलिए राही बहू जरा ध्यान से करना। और इधर सभी लोग बैठ जाते हैं सा परिवार में रस्में देखने के लिए। अनुपमा आती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तब अंश कहता है कि देखो उनके जो रस्में हैं वो हो रही हैं, वही देख रहे हैं। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि ये कॉल तुम्हें किसने लगाया है। तब राधा कहती है कि ऑल थैंक्स टू बादशाह, बादशाह ने वीडियो कॉल की थी मेरे पास। तो यहाँ पर अनुपमा कहती कि बंद करो इसे, अरे ऐसे ठीक नहीं लगता ना, किसी का चोरी छुप के देखना, किसी परिवार में घुसना। तो यहाँ पर अंश और परी और ईशानी तीनों रोक देते हैं अनुपमा को, कहते कि नहीं नहीं अनुमा रहने दो ना, प्लीज़ देखने दो। अनुपमा कहती कि नहीं नहीं, ऐसे किसी के घर में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं है। अंश कहता है कि नहीं नहीं अनुमा, हम ताका झाकी नहीं कर रहे हैं। परी कहती कि अनुमा हमने म्यूट कर रखा है, हम कुछ बातें थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारी आवाज़ थोड़ी ना वहाँ तक जा रही है, हमें देखने दो ना। ईशानी कहती कि अनुमा उनका रिचुअल्स हमें भी देखने दो ना, हमें भी पता चले कि वो लोग कैसे क्या करते हैं। तो अनुपमा कहती है कि तुम लोग सुधरोगे नहीं ना, मैंने मना कर दिया तो कर दिया, ऐसे ठीक नहीं है भाई, ऐसे किसी के यहाँ चोरी से थोड़ी ना देखते हैं। अगर हाँ उन लोगों ने तुम्हें देखने के लिए अलाउ किया हो तब दूसरी बात है। अनुपमा जैसे ही वीडियो बंद करने लगती है, तभी अनुपमा को राही दिखाई देती है वीडियो में, और अनुपमा वहीं का वहीं रुक जाती है और राही को देखने लग जाती है। अनुपमा अपनी बेटी की सारी बलाएं लेती है और कहती है कि जीत कर दिखा देना मेरी बच्ची। और इधर मोटिबा कहती है कि राही जरा ध्यान से बहू, कोई भी थाली में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और एक हाथ से ही थाली उठाना है, ये भी ध्यान रखना। और राही सोचती मैं कैसे करूँगी, और राही एक एक करके थाली उतारने लग जाती है। और यहाँ पर अनिल भी राही को सपोर्ट करता है कि राही तू ही जीतेगी बेटा। और इधर सभी लोग राही को सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन बीच में औरतें कहती हैं कि राही गिनती गिनना भूल मत जाना बेटा। और यहाँ पर अनुपमा भी सोचती है कि पता नहीं राही से आवाज़ ना हो जाए, या फिर राही से कोई थाली गिर ना जाए। यहाँ पर सभी चिंता में होते हैं और सभी अचंभे से राही को देख रहे होते हैं। इधर सभी लोग ससुराल में भी काफ़ी लोग राही को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे प्रार्थना है, ख्याति है, अनिल है, मीता है, सभी लोग। और प्रेम भी राही को सपोर्ट करता है, कहता है कि राही यू कैन डू इट राही। और अनुपमा सोचती कहीं थाली गिर न जाए, और एकदम से राही के हाथ से थाली गिरने वाली होती है, लेकिन राही फिर भी थाली को संभाल लेती है। राही का हाथ दुखने लग जाता है, लेकिन फिर भी राही रस्म को पूरा कर देती है। और अनुपमा सोचती है कि कहीं पूरा ना हो और फिर लास्ट में आवाज़ ना आ जाए। और राही रस्म को पूरा करने के बाद थाली की संख्या बताती है, क्योंकि राही ने पहली बार ये किया था और देखा भी नहीं था। इधर बादशाह के आंखें बंद कर लेता है अनिल की कहीं गलती ना हो जाए राही से, और सभी लोग सोच रहे होते क्या राही कर पाएगी, क्या राही कर पाएगी। तो राही कहती है कि 21 थाली है, और ये कहते ही सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह तुम्हारी बहू ने तो बहुत ही अच्छे से ये रस्म पूरी की। और ख्याति भी तालियां बजाती है, और इधर पराग और बा भी ताली बजाते हैं। पराग खुशी से, लेकिन बा जलन में ताली बजाती है। और इधर सभी राही को प्यार करने लग जाते हैं। रस्म पूरी करते ही ख्याति राही को एक हार गिफ्ट करती है, कहती है कि ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट। राही कहती है कि ये किस लिए मम्मी। तो कहती है कि ये तुमने रस्म को अच्छे से पूरा किया इसलिए। तो यहाँ पर अंश, परी और ईशानी कहते हैं कि बात बात पर हार क्यों गिफ्ट करते हैं। उधर अनुपमा याद करती है कि अनुज ने उसको एक बड़ा सा हार गिफ्ट किया था जब वो ससुराल गई थी, और अनुपमा ने कहा था मैं कैसे पहनूंगी, तो अनुज ने कहा था कि ऐसे पहनोगी इतनी सुंदर लगोगी। इस तरह से अनुपमा याद करती है अनुज को और रोने लग जाती है, कहती कपाड़िया जी
आपकी बेटी को भी इसी तरह गिफ्ट मिल रहे हैं जैसे आपने मुझे दिया था। देखो ना आपकी बेटी कितनी किस्मत वाली है। और इस तरह से राही इस रस्म को अच्छे से पूरा कर लेती है। तब वसुंधरा कहती है कि राही बहू, इस रस्म का दूसरा मतलब भी होता है। और सभी चौंक जाते हैं कि दूसरा मतलब क्या होता है। वसुंधरा कहती है कि दूसरा मतलब ये होता है कि बहू अपने ससुराल की बात जाकर अपने मायके में किसी को ना बताए, खासकर अपनी माँ के सामने अपने ससुराल की बातों का जिक्र ना करे, ये भी मतलब होता है। और राही कहती है कि जी ठीक है। और यहाँ पर चर्चा करते हैं अंश, परी और ईशानी की इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको तो हर बात में बोलना ज़रूरी होता है। परी कहती है कि अरे बच्चा अपनी माँ से ही आकर बात नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा। जब हमें चोट लगती है या हमें कोई भी नुकसान होता है हम पहले अपनी माँ के पास जाते हैं और उसी से अपनी बात बताते हैं। तब अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, अरे इनको कहने दो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, तुम देखते जाओ आगे की रस्में देखनी है या नहीं देखनी। रस्में तो हम सारी देखेंगे अनुमा, लेकिन इनका एक और है कि ये बात बात पर हार गिफ्ट करते हैं, बात बात पर मायके न जाने की बात करते हैं, ये हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे राही हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। वसुंधरा कहती है कि चलो अगली रस्म करते हैं और स्टाफ से आटा मंगवाती है। और राही से कहती है कि राही बहू तुम्हें इससे रोटी गूंदनी है गाय के लिए। तो राही कहती है कि मैं अच्छे से बना दूंगी, ये तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर वसुंधरा कहती है कि ईजी नहीं है, ये रोटी तुम्हें एक हाथ से बनानी है और बिना बेलन की मदद से, बिना चकले की मदद से, इसको ज़मीन पर भी नहीं रखना है, इसको एक हाथ से अपने हाथ में ही बनाना है। ये तुम्हारी कड़ी परीक्षा है और देखती हूँ तुम इस परीक्षा में पास हो पाती हो या नहीं हो पाती हो, और तुम कैसे ये रोटी बनाती हो। तो इस तरह से जब वसुंधरा ये बात कहती है तो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये रस्म वसुंधरा अलग से बना कर लाई है। तभी औरतें आपस में बात करती कि ये कौन सी रस्म होने लगी। मीता भी सोचती है कि ये रस्म मुझसे तो नहीं करवाएगी, कौन सी होती है। तभी अनुपमा कहती है कि मेरी बेबली तू कर लेगी, मुझे पता है, थोड़ा सा दिमाग लगा। और राही सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे करेगी। अनुपमा कहती है कि तू कर सकती है, अरे वो अपने जीवन साथी की मदद लेकर इस रस्म को कर सकती है। बेबली सोच जरा, दिमाग लगा बेटा, तू करेगी, जरूर करेगी, मुझे पता है, तू मेरी बेटी है, तू कभी भी हार नहीं मानेगी। अंश, ईशानी, माही तीनों कहते हैं कि ये कैसे करेगी राही। और प्रेम भी कहता है कि अरे मोटी बा ये तो गलत है ना, ये कैसे होगा। राही सोचने लग जाती है कि कैसे करूं, और सभी लोग राही की तरफ देख रहे होते हैं। मीता कहती है कि आज देखते हैं राही कहाँ दिमाग लगाती है और कैसे करती है। और अनुपमा कहती है कि मदद लेना प्रेम की, राही करना बेटा। और यहाँ पर अनिल कहता है कि राही सोचो बेटा सोचो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और राही लोई बनाती है आटे की और सभी लोग चौंक जाते हैं कि राही इस रस्म को भी करेगी। और राही एक हाथ से आटे को गोल करती है और फिर प्रेम को कहती है कि प्रेम अपना हाथ बढ़ाना। और ये कहते ही सभी खुश हो जाते हैं कि राही ये रस्म भी पूरी करेगी। और प्रेम अपना हाथ रख दे सोफा के ऊपर और राही उसके ऊपर रोटी बनाने लगती है। तो सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि राही ने तो इस रस्म का भी हल निकाल लिया, यानी वसुंधरा के बस की बात नहीं है इसको अपने काबू में करना। और यहाँ पर शाह परिवार में भी सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। अनुपमा तो तालियां बजाती है अपनी बेटी के लिए, और इधर राही अपनी रोटी बनाकर पूरी कर देती है। और ये देखते ही सारे लोग ताली बजाने लग जाते हैं, यानी कोठारी परिवार में भी लोग राही के साथ हैं, जैसे मीता, अनिल, ख्याति, सभी लोग बड़े खुश होते हैं। और यहाँ पर आई जो औरतें हैं वो कहती हैं कि अरे वाह राही बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अनिल कहता है कि शाबाश बेटा शाबाश। और राही कहती है कि ये लो बा, आपकी ये रस्म भी मैंने पूरी कर दी। और ख्याति भी अपनी बहू की चतुराई देखकर खुश हो जाती है। और औरतें कहती हैं कि वसुंधरा जी, अब की बार आपकी जो बहू आई है ये बहू बहुत ही सयानी और बहुत ही तेज है, ये आपके काबू में आने वाली नहीं है। और तभी ख्याति बात बदलती कहती है कि अरे वाह राही बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब तुम अगली रस्म के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर बादशाह कहता है कि वेरी गुड भाभी, वेल डन। और ये बातें बर्दाश्त नहीं होती है वसुंधरा से। वसुंधरा कहीं ना कहीं राही को हराना चाहती थी, लेकिन राही जीत गई है। और यहाँ पर ख्याति कहती है कि राही बेटा, तुम ये रस्म भी जीत गई हो, वेरी गुड, अब अगली रस्म की तैयारी करते हैं। तो बा कहती है कि हाँ हाँ, इन बातों को छोड़ो और अगली रस्म की तैयारी करो। ख्याति राही को समझाती है कि बेटा, जैसे अब प्रेम तुम्हारी ताकत बना तो ये परिवार भी तुम्हारी ताकत है। और फिर वसुंधरा कहती है कि यही परिवार तुम्हारी ताकत है। और
प्रेम कहता है कि क्या सारी रस्में राही के लिए होंगी, मेरे लिए कोई रस्म नहीं होगी। और भी कहता है काका आज पता चला कि सभी रस्में लड़कियों के लिए होती हैं। काका कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, करती भी लड़कियां हैं और करवाती भी लड़कियां ही हैं। और यहाँ पर प्रेम कहता है कि बिल्कुल सही कहा आपने, सभी लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं होता। राजा कहता है कि और तो और दूल्हे पर किसी का ध्यान नहीं होता, सभी का दुल्हन पर ध्यान होता है कि दुल्हन के कपड़े कैसे हैं, दुल्हन की ज्वेलरी कैसी है, दुल्हन का मेकअप कैसा है, दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर सभी का ध्यान लड़की पर होता है। तो बादशाह कहता है कि अरे लड़की वालों का तो ध्यान दूल्हे के जूतों पर होता है, बाकी कहीं पर भी नहीं होता है। बादशाह की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। और अनिल कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि लड़की पर सबका ध्यान होता है लेकिन लड़के पर किसी का भी ध्यान नहीं होता। और अनुपमा भी यहाँ पर खुश हो जाती है ये सब बातें सुनकर। और परी और अंश कहते हैं कि हम अनुमा थोड़ी सी देर और देखने दो ना प्लीज। अनुपमा बंद करने के लिए कहती है लेकिन ये लोग बंद नहीं करते हैं। तभी अनुपमा कहती चलो ठीक है थोड़ी सी देर देख लो। और फिर पराग कहता है कि और तो और हमें ना घोड़ी पर बिठा दिया जाता है और ये डर लगा रहता है कि घोड़ी कब हमें गिरा दे लात मार कर। और फिर उससे ज़्यादा डर तो ये रहता है कि कहीं ये हमें लेकर भाग ना जाए और दुल्हन वेट करती रह जाए। इस तरह से जब पराग ये बात कहता है तो सभी लोग हंस पड़ते हैं। प्रेम थोड़ा उदास हो जाता है। तो यहाँ पर कहती है मीता कि अरे अब तू ये उदासी वाला चेहरा बनाकर क्यों बैठा है प्रेम, अगली रस्म तुझे ही करनी है। और कहती कि इस रस्म का नाम है एकी बैकी रस्म और ये रस्म तुझे करनी है। तो प्रेम कहता कि अब आएगा ना मजा काकी, मैं करूँगा। तो फिर कहती है कि वो दूध का बर्तन देख रहे हो, उस दूध के बर्तन में एक अंगूठी डाली जाएगी और वो अंगूठी जो निकालेगा वही जीतेगा और फिर लाइफ टाइम उसी की चलेगी। जो भी जीतेगा, चाहे लड़का जीते चाहे लड़की जीते। तो यहाँ पर राही सोच रही होती है कि इसमें प्रेम को जीतना चाहिए। और मीता कहती है कि देख लो भाई किसको चलानी है, जिसको चलानी है उसी को अंगूठी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बा कहती है कि प्रेम ये रस्म तुझे ही जीतनी है, देख लेना बेटा। अंश कहता है कि ये फिर से बोली। परी कहती है कि पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। ईशानी कहती है कि ये खुद ही एक प्रॉब्लम है, हर बात के बीच में बोलना है इसको। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अरे नहीं नहीं बुजुर्ग है भाई, ऐसा नहीं कहते हैं, बच्चों तुम लोग क्या बोलने लग जाते हो। तो बच्चे कहते हैं कि अनुमा क्या करें इसका, ये हर बात के बीच में ऐसे बोलती है जैसे कि राही को हमने इसको बेच दिया है, वो हमारी नहीं रही है। प्रेम कहता है कि अरे मोटी बा कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मुझे तो रहना राही का गुलाम बनकर है, यानी मैं जोरू का गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ, ताउम्र मैं राही का कहना मानना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर मोटी बा परेशान हो जाती है। तभी मीता आती है और कहती है कि चलो चलो रस्म करो और अंगूठी डाल देती है पानी के बर्तन में यानी दूध के बर्तन में। और दोनों अपने हाथ डालते हैं और कहती है कि अब देखते हैं कौन जीतता है। तो यहाँ पर राही प्रेम को जिताना चाहती है क्योंकि राही को पता है कि अगर मैं यहाँ पर जीत गई तो मोटी बा का गुस्सा और ज़्यादा चढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी मोटिवेट करते प्रेम को कि प्रेम तुझे जीतना है, प्रेम तुझे जीतना है। इधर शाह परिवार के लोग कह रहे होते हैं कि राही तुझे जीतना है, कमोन राही तुझे जीतना है। और यहाँ पर सभी प्रेम के नाम के नारे लगा रहे होते हैं लेकिन प्रेम के हाथ में अंगूठी नहीं आती, राही के हाथ में अंगूठी आ जाती है। राही प्रेम को देना चाहती है लेकिन प्रेम राही को वापस से अंगूठी दे देता है, वापस पानी में डाल देता है। और राही फिर से प्रेम को अंगूठी देती है और प्रेम राही को इशारा करता है कि नहीं ये अंगूठी मैं बाहर नहीं निकालूंगा, तुझे ही निकालनी है। राही प्रेम की उंगली में अंगूठी डाल देती है लेकिन प्रेम राही का हाथ दबाता है और कहता है कि नहीं नहीं अंगूठी तुझे ही निकालनी है। और राही सोच रही होती है कि अगर मैं जीत गई तो गलत होगा। और बा ये सब देख रही होती है कि प्रेम नहीं जीतना चाहता है, राही को जिताना चाहता है। और इधर राही प्रेम को जिताना चाह रही होती है लेकिन ये बा से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि प्रेम राही को क्यों जिताना चाहता है। इधर प्रेम फिर से इशारा करता है कि राही अंगूठी तुम ही निकालो, मैं नहीं निकालूंगा। और यहाँ पर कहता है काका कि अरे प्रेम जल्दी करो यार, जीत भी जाओ। और मोटी बा सोच रही होती है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं राही जीत न जाए। और इधर राही जीत जाती है और शाह परिवार के लोग सभी कहते हैं कि अरे वेल डन राही। और राही अंगूठी निकाल कर दिखा देती है। तभी अनुपमा भी ताली बजाती है अपनी बेटी के लिए। और इधर
प्रार्थना ताली बजाती है अपनी भाभी के लिए और गौतम भी शर्मा कर थोड़ा सा ताली बजा देता है और इधर सभी लोग वाहवाही करते हैं राही की और प्रेम को कहते हैं प्रेम तू हार गया। तो प्रेम कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हार गया तो मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं जोरू का गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ, इसलिए राही जीते या मैं जीतूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मोटिबा को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि प्रेम ऐसा बोले। और यहाँ पर सभी औरतें बैठी होती वो कहती है कि अब तो बहू की ही चलेगी। यहाँ पर पराग को अच्छा लग रहा होता है राही की जीत के लिए, लेकिन अनुपमा सोचती है कि प्रेम जितना तुम राही की साइड लोगे, जितना तुम राही के लिए बोलोगे, वसुंधरा जी उतना ही राही को तंग करने की कोशिश करेगी। प्रेम बेटा थोड़ा सा दिखावा ये कम कर दो कि तुम यहाँ पर राही की इतनी साइड ले रहे हो, ये गलत है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम राही से इतना प्यार करते हो कि साइड लोगे, लेकिन वसुंधरा जी नहीं छोड़ेंगी राही को। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया जाता है कि पूरा शाह परिवार पहुंच जाता है कोठारीज के यहाँ पर होली मनाने और वसुंधरा कहती है कि अनुपमा जी नहीं आई क्या, तो बा कहती है कि वो एक ऑर्डर था उसको ही डिलीवर करने गई हैं, आती ही होंगी। और तभी दिखाया जाता है कि अनुपमा जेल पहुंच जाती है अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए और वहाँ पर कैदियों को होली खेलते देख अनुपमा खुश होती है, लेकिन तभी वो खूंखार कैदी अनुपमा के सामने आ जाता है और अनुपमा से कहता है कि मैंने खून नहीं किया है, मैं खूनी नहीं हूँ, मुझे बचा लो। और इधर प्रेम के फ़ोन पर मैसेज आता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और प्रेम और राही सोचते हैं कि लेटर हमें क्यों नहीं मिला। प्रेम कहता है कि लेटर तो आ चुका है लेकिन मिला क्यों नहीं। और इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा के सामने वो कैदी आता है और हिंसक हो जाता है और अनुपमा उसको रोकने की कोशिश करती है। अनुपमा बुरी तरह से डर जाती है, फिर उसको अनुपमा से दूर ले जाया जाता है, लेकिन वो एक ही बात कहता है कि आप मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों अनुपमा उसकी मदद कर पाती है या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।